चलो यार, एस 10 पीपी क्या बोलता है ये पकाई है वो फ्रूट गिविंग ये वो। एस्टर को किस वैल्यू पे खड़ी करते हैं अपना? बस कॉस्ट। कॉस्ट में क्या टैक्स जोड़ते हैं? टैक्स से जोड़ लेंगे अगर उसका आईटीसी नहीं मिलेगा तो। अगर नाम है जीएसटी क्या मानोगे? मिल जाएगा। अगर नाम है इम्पोर्ट ड्यूटी क्या मानोगे? नहीं मिलेगा। बस क्वेश्चन साइलेंट वाला पता लग गया। ट्रेड डिस्काउंट अगर मिल जाए तो माइनस करके दिखाएंगे, तो छोटी वैल्यू ऐड करेंगे एसेट में। और अगर कैश डिस्काउंट मिलेगा तो कैश डिस्काउंट वो पीएनएल चले जाएंगे, उन्होंने एसेट की वैल्यू चो घटाने की लोड नहीं है। कैश डिस्काउंट को पीएनएल में ले जाएंगे, एसेट की वैल्यू नहीं घटाएंगे। उसके बाद एसेट में एक तो परचेज प्राइस हो गया माइनस ट्रेड डिस्काउंट हो गया, टैक्सेस का पता लग गया। उसके अलावा कौन से खर्चे एसेट की वैल्यू में ऐड करते हैं? उसको बोलते हैं रेडी टू यूज वाले खर्चे का वन वर्ड जो नाम है ना, वो है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। वो सारे एक्सपेंसेस जो किए गए एसेट को उस कंडीशन और लोकेशन में लेके आने के लिए एक्सेट्रा रेडी टू यूज के लिए। ध्यान रखने वाली बात, मशीन को खड़ा करने के लिए आपने जमीन की लेवलिंग करी, फाउंडेशन पिलर भरे, तो क्या वो फाउंडेशन पिलर भरने का खर्चा भी एसेट में जोड़ दें? यस, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट भी आएगी। दूसरा, एक बिल्डिंग ऑलरेडी खड़ी थी, उसको ढा के नवी बिल्डिंग पानी है, तो पुरानी बिल्डिंग को ढाने की कॉस्ट वो भी नवे एसेट की बिल्डिंग में जोड़ दो, नवे एसेट की वैल्यू में जोड़ दो। पुरानी बिल्डिंग को ढा के जो मलबे का पैसा मिला वो माइनस करके ढान दी कॉस्ट माइनस स्क्रैप जो रियलाइज हो गया नेट वैल्यू एसेट में जोड़ दो। उसको बोलते हैं नॉकडाउन कॉस्ट, ढाने की नॉकडाउन, डिमोलिशन कॉस्ट। हमने प्रोफेशनल को आर्किटेक्ट को जो पैसा पे कर दिया वो भी एसेट की वैल्यू में जोड़ दे, जोड़ दो। टाइटल गारंटी इंश्योरेंस करवाया है, मतलब बैंक से लोन लेने जाते हैं तो टाइटल इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, तो वो भी जोड़ दो। उसके बाद आ गया, अगर कोई सिग्निफिकेंट रेनोवेशन करवा रहे हो, रीमॉडलिंग करवा रहे हो, तो जोड़ देते हैं अगर आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही हो, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ रही हो। एक और बात आती है, क्या एसेट को एक जगह से दूसरी जगह पे लोकेट करने, रीलोकेशन चार्जेस, एसेट को एक थां तो दूसरी थां ते लैके ओदे चार्जेस वो एसेट की वैल्यू में जोड़ दे? नहीं, वो नहीं जोड़ने। तो ऐसे कुछ एग्जांपल की लिस्ट है जो नहीं जोड़ने होते। ठीक है जी। जिसमें एक और आ गया, ऑपरेटिंग लॉसेस भी बोल देते हैं कई बार, कहते हैं अभी हम नए नए हैं ना तो ऑपरेटिंग लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो लॉसेस भी एसेट की वैल्यू में जोड़ दें? नहीं जोड़ना। इनॉग्रेशन का खर्चा बहुत बार पूछ लेते हैं, इनॉग्रेट कर रहे हैं, इनॉग्रेशन चार्जेस, तो ये एसेट की वैल्यू में जोड़ दें? नहीं जोड़ना। इसके अलावा ट्रायल एंड टेस्टिंग एक्सपेंसेस वो एसेट की वैल्यू में जोड़ सकते हैं। ट्रायल एंड टेस्टिंग करते करते आप कुछ सैंपल प्रोड्यूस किए, सैंपल प्रोड्यूस करने ਵਿੱਚ अपना मटीਰੀयल लग गया, लेबर लगी, ਉਹਦੀ ਖਰਚਾ ਉਹ ਜੋੜ ਦੋ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਮਾਈਨਸ कर दो। ठीक है। और कभी कभी नवा प्लांट खड़ा करना है, प्लांट खड़ा करने के लिए हमने कोई अपनी एक मशीन यूज़ कर ली, कोई भी एसेट्स यूज़ कर लिए एक नया प्लांट खड़ा करने के लिए, तो जेड़ा आपदा एसेट यूज़ किया, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ, लेट्स से अपने को ट्रक पे है, अपने को ट्रक है ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਵੇਚਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਡ ਅਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਸੀਮੈਂਟ ਲਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਪਾਣਾ, ਆਪਦਾ ट्रक ही इस काम ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ मेरा ट्रक का बिल्डिंग के काम ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। तो बताओ वो जो ट्रक की डेप्रिसिएशन है वो पीएनएल में चार्ज करेंगे या फिर वो एसेट की वैल्यू में जोड़ दें? तो देखिए जी, ट्रक ਜਿਹੜਾ मैं खुद यूज़ करता सी उस बिल्डिंग या प्लांट ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ट्रक ਦੀ डेप्रिसिएशन भी एसेट ਦੇ ਵਿੱਚ जोड़ दो। डेप्शन ऑफ द एसेट यूज्ड इन द इंस्टॉलेशन, ये पॉइंट क्रिटिकल है। ये तो मैं फ्लो क्वेश्चन उस हिसाब बन गया अपना, ਉਹਨੂੰ क्लिक कर गया। हाँ फिर वो किराया पाते, फिर रेंट पाते, डेप्शन पाती, बिल्कुल तो डालनी चाहिए, तो सही है बात, तो ध्यान रखने की डालना होता है। एक और गल, हेलो, लेट से अपना एसेट की है माइन है, कोई को माइन वगैरह है ना अपना, या कोई भी ऐसा एसेट है जिमें ना सरकार कहते भी बाद चो सैट करना पड़ेगा रीफिल, जमीन पट के आप काम करी जाने हैं, सरकार कहती बाद में इसको रीफिलिंग करनी पड़ेगी इसकी, तो फ्यूचर च एसेट वेच के कुछ मिलना नहीं, सिर्फ फ्यूचर च खर्चा ही होना है। या फिर आए कहिए फ्यूचर के अगर एसेट की स्क्रैप वैल्यू घट है, फ्यूचर के जो खर्चा होना है डिस्पोजल कॉस्ट वो ज़्यादा है। आज ही हमें डे वन पे एस्टिमेट हो रहा है कि फ्यूचर में बहुत सारी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तो इसको AS 29 बोलते हैं, इसकी प्रोविजन आज ही क्रिएट कर लो।
फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨੈਟ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿਓ ਐਸੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਡੀਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਔਰ ਦਾ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ। ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ मतलब ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਭਰਨੀ ਵੀ ਪਊਗੀ, तो रीस्टोरेशन। सी बेड अगर आप पट लिया, ऑयल रिग तेल निकालने के लिए समुद्र पटता, चलो मिट्टी पटती तो मिट्टी रीस्टोर करनी पड़ेगी। इनू खर्चा बुक करना है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, खर्चा बुक करना एक बार करना, हौले हौले करना है। सुन तो सही, फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ पे करना पड़ेगा, लाइबिलिटी खड़ी कर ली टू प्रोविजन, ठीक हो गया। एक्सपेंस डेबिट होगा, एक्सपेंस टू प्रोविजन की एंट्री, ਜਿਹੜਾ एक्सपेंस डेबिट होगा ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ ਖਰਚਾ ਬੁੱਕ ਕਰੀਏ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਬੁੱਕ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਐਸੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਪਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਖਰਚਾ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਰਚਾ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। चलो रुक भाई, रुक रुक रुक, इधर से बटन है, इधर से सप्लाई ऑन होगी, फिर वो घुमाना। चलो इसके अलावा कदे कदे एसेट क्रिएट करने के लिए आप इंटरनली जनरेटेड मटीरियल यूज कर लें। सरिया चाहिए सी, सरिया जिहदे साडी कप दी फैक्ट्री है, वो तो सरिया खरीद लिया, साडी एक ब्रांच ही है, वो ब्रांच ने जिहड़ा प्रॉफिट कमाया, वो इंटरनल प्रॉफिट वो इलिमिनेट करके जोड़िए कि जिहड़ी वैल्यू ते ट्रांसफर होया उसे वैल्यू जोड़ दिए, तो कॉस्ट से जोड़ांगे, इंटरनल प्रॉफिट जिहड़ा वो इलिमिनेट कर देंगे। वन डिपार्टमेंट अगर प्रॉफिट कमा रहा है दूसरे से, वो इलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब ये क्या आगे कहानी कहते अगर कोई एसेट आप एक्वायर करते हो एक्सचेंज के थ्रू, मतलब एक एसेट देता दूसरा एसेट ले लिया, नाल कोई पैसा आया या गया, तो क्या करना है। अगर एसेट एक्सचेंज करा रहे हो तो दो केस बनेंगे, उतरो ये जमा। अगर एसेट एक्सचेंज कर रहे हैं तो दो केस बनेंगे, जेड़ा एसेट वटा रहे हैं किसी नाल प्रॉफिट मोटिव के लिए, विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। अगर तो प्रॉफिट मोटिव के लिए तो P&L निकलेगा, गेन लॉस निकलेगा, और अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो गेन लॉस नहीं निकलेगा। ध्यान क्या है, अगर प्रॉफिट मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव को ये बोलते क्या है, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट, मतलब प्रॉफिट मोटिव है, अगर हाँ तो कोई तो गेन लॉस आएगा, और अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है मतलब प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो फिर गेन लॉस नहीं आएगा, इस पूरी एंट्री में गेन लॉस नहीं है। तो एंट्री कैसे पास करेंगे, पहला जेड़ा एसेट चकाता उसको क्रेडिट करेंगे, जेड़ा एसेट चकाता उन्होंने क्रेडिट करांगे, वो तो दोनों जगह क्रेडिट करना है, चाहे प्रॉफिट मोटिव है चाहे प्रॉफिट मोटिव नहीं है, की करिए ना यार, पेपर नेड़ी है थोड़ा, मतलब दिमाग चक्की जा रहा है। पुराना एसेट चकाता, एसेट क्रेडिट कर दो पुराने वाला जेड़ा चकाता, जी बुक्स वैल्यू कड़ी होगी उसे तो क्रेडिट करांगे आप बुक वैल्यू ते करता, पैसा या तो आऊगा या जाऊगा, आऊगा तो डेबिट, जाऊगा तो क्रेडिट करना ही है। स्यापा रह गया भी न्यू एसेट केड़ी वैल्यू ते खड़ा करना है। अगर तो प्रॉफिट मोटिव है नहीं फिर तो गेन लॉस नहीं आना चाहिए था, कैश पता है, आहा पता है, आहा पता है, वैल्यू सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी, प्रॉफिट तो आना ही नहीं, बैलेंस फिगर। प्रॉफिट मोटिव की एग्जांपल सुनो फिर, मेरे को एक गडाउन पे है जिसकी फेयर वैल्यू 10 लाख है, तेरे को एक गडाउन पे है जिसकी फेयर वैल्यू 18 लाख है, हुण मैनूं आपदा गडाउन भी देना पऊ, नाल कैश भी देना ही पऊ। हुण प्रॉफिट किवें होया, मेरे वाला गडाउन दूर है, तेरे वाला गडाउन नेड़े है, मेरी दुकान दे कुछ तो नफा है क्या, एक्चुअल जो प्रॉफिट वर्ड बोल रहे हो तो आप बोल रहे हैं, लॉ की वर्ड बोल रहा है कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट, बिजनेस को फायदा होगा, प्रॉफिट मतलब ये नहीं भी वो एसेट ट्रांसफर करके, बेसिकली जेड़ा अगर मैं तेरा नेड़े वाला गडाउन लेना तो मैंने बिजनेस करने में कोई फायदा होगा, हाँ मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट होगी, जी वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट रही है ना, उसमें भी कहीं कह रहा है मैं एक फायदे के लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं कुछ सोच के कुछ नफा कमाने के लिए काम कर रहा हूँ
तो मैं P&L गेन लॉस भी निकालूंगा, एसेट एक्सचेंज करीदा। और अगर मेरे इंटेंशन है नहीं, तेरी कोई इंटेंशन नहीं है, तेरे बहुत सारे ग्राउंड पे तेन कोई फर्क नहीं पैंता, अट्ठा पट्टा हो गया तो भी क्या ही फर्क पड़ रहा है, तो तू अपने आदमी को गेन लॉस नहीं निकाले, बस आ गल है। एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਰਡਿੰਗ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਰਡਿੰਗ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਗਡਾਊਨ ਦੀ ਫੇਅਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, 18 ਲੱਖ ਤੇਰੇ ਗਡਾਊਨ ਦੀ ਫੇਅਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਰਫ ਰਿਲੇਵੈਂਸ ਆਇਆ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੈਸ਼ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, मतलब कुछ कह लो कैंसिल आउट हो गया, व्हाट्सएवर इट इज, फेयर वैल्यू भूल जो, आगे कैश आ गया, ये आ गया है कैश पेड आ गया, मतलब मैंने कैश पे किया। अब मेरे हाथ में जो पुराना एसेट खड़ा था उसकी जो बुक वैल्यू थी वो 6 लाख सी, ठीक है जी। मैंने दे कितना दिता, एक तो 8 लाख एक देता, 6 लाख बुक वैल्यू है तो अलग से हो गया। जेड़ा मेरा एसेट गिवन अप है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 8 लाख, कितनी गई सी आप 10 लाख गई सी, सॉरी 10 गई सी। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप प्लस कैश देता, तो टोटल मैं की देता, मैंने क्या दिया टोटल, मैंने एक तो 8 लाख कैश दिया, मैंने एक 10 लाख वाला एसेट दिया, तो मैंने टोटल कितना दिया 18, तो मेरा जो न्यू एसेट है वो 18 पे आएगा, न्यू एसेट डेबिट 18, ठीक है। या फिर आप करते हैं थोनू ना हूँ दिखन लग गया तो वही हो गया 18 लाख की फेयर वैल्यू का एसेट। इन एग्जाम्पल चेंज कर लें, 8 लाख बकाया निकलता सी पर अपनी बारगेनिंग चल पी, बारगेनिंग चल पी, मैं तेन सिर्फ 7 लाख ही दिता, बारगेनिंग चल पी, कैश कितना पे करना है, मैं तेन 7 लाख ही दिता, हुण मैं कितना दिता, कैश दिता, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप 10 लाख, तो टोटल 17 लाख रुपया दिता, जिन्ना पे किया एसेट एक्वायर करने के लिए वो मेरी कॉस्ट बन गई ना, कितना पे किया एसेट को एक्वायर करने के लिए वही मेरी कॉस्ट होती है, 17 लाख पे एसेट खड़ा होएगा। कुछ कह लो, ट्रेड डिस्काउंट कह लो, जो वर्डिंग लिखी है वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्यों लिखे है, किमें लिखे है, छोड़ दो उसको। जिदन उदन एफ एम की गल चली थी ना अपनी, मैं तेन उदो ही लिंक करने की कोशिश कर रहा था, मेरे इनकन्सिस्टेंसी दिखी, मैं छड्डता, लीव इट, कीप इट असाइड। एफ एम वाला जो है ना यार, वो सेंस नहीं बनती वाली, ये सेंस भी बनती है। आज ही देखो अपने एसेट की बुक वैल्यू कितनी सी, 6 लाख कही भी आप है ना, जो एसेट गिवन अप फेयर वैल्यू कितनी है 10 लाख, 6 लाख का एसेट 10 लाख चुकाता, 4 लाख का प्रॉफिट लॉस आना चाहिए ना, गेन आना चाहिए ना, गेन होगा 4 लाख का, किमें आऊगा, कैश पे किया था 2, इतने कैश भी तो आऊगा 7 लाख, 6 4 10 17 गेन आ गया। आ लॉजिकल है AS10, ये लॉ भी है, वो ना तो लॉ है वही है, और उसका रेलेवेंस भी नहीं समझ में आता। ब्लॉक होंगे तो उमें करते सोहने लगते, ब्लॉक नहीं है तो उमें करते सोहने नहीं लगते, नहीं पता लगा। इतने लॉजिकल है, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप माइनस बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, गेन तो नहीं आना चाहिए सी ना, ये नहीं आ रहे, क्या समझे। अगर एसेट आप प्रॉफिट सोच के चुकाया है तो गेन या लॉस आना चाहिए, किमें आऊगा, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप माइनस बुक वैल्यू, गेन लॉस आ गया, फिनिश। आए कर लो, ज़्यादा बेटर है, कान उल्टे तरीके ना फड़ो। गेन और लॉस है बैलेंसिंग फिगर कढ़ते हैं, वैसे आप उमें कढ़ सकते हैं जिवें आ किता है, प्रोवाइडेड दैट अपन फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप पता हो, और अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप नहीं पता फिर आप नहीं चल सकते, फिर अपन इन्ना ही सुननी पऊगी।
चले बस आगे हो गया, क्या समझे? या तो प्रॉफिट मोटिव होगा या प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा। प्रॉफिट मोटिव को बोलते हैं कमर्शियल सब्सटेंस। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है गेन लॉस निकालेंगे। गेन लॉस कैसे निकालेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन माइनस बुक वैल्यू। कैश दी अमाउंट ही है यार, प्रॉफिट मोटिव तेरे हाथ है नहीं, तेरे हाथ प्रॉफिट मोटिव है नहीं ना। तेरे हाथ एंट्री पा के देखते हैं, तेरे हाथ पहला तो तेरा एसेट जा रही है, तेरा एसेट 10 बुक वैल्यू कितनी है? 4 लाख का फेयर वैल्यू सी, बुक वैल्यू 10 कितनी है? कुछ भी कह दे, 15 लाख है। कैश आ गया तेरे को, कैश डेबिट कितना? 7 लाख। नवा एसेट आया, नवा एसेट डेबिट। गेन लॉस है क्या तेरा? प्रॉफिट मोटिव सीगा नहीं, तो गेन लॉस नहीं करना। तू इतने 8 लाख पाला फिनिश। चाहे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी सी, 10 लाख सी ना, पर तेरी बुक्स 8 लाख से होगा, क्योंकि तेरा प्रॉफिट मोटिव नहीं सी था, तेरी बुक्स से गेन लॉस नहीं करना। चलिए आगे हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन में दिया होगा कि कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं, प्रॉफिट मोटिव नहीं बोलेगा, कमर्शियल सब्सटेंस बोलेगा। स्पेसिफिक लिख के देगा कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। डेप्रिसिएशन, चेंज इन डेप्रिसिएशन का मेथड SLM WDV। चेंज इन एस्टिमेट, चेंज इन पॉलिसी। एस्टिमेट, अगर चेंज इन एस्टिमेट है तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव, चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट। एस्टिमेट, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव चलना है, प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर के डेप नवे हिसाब ना कट दो, पुरानी जी डेप चार्ज कर रहे थे भूल जाओ। सैलरी वैल्यू चेंज हो जाना, एस्टिमेट। प्रोस्पेक्टिव चलो, जेडे वो डेप्शन दे छुट कुछ क्वेश्चन कितने सी फाउंडेशन, वो सेम कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी सारा कुछ, ठीक है जी। उसके अलावा कहते जब एसेट के ऊपर डेप्शन चार्ज करनी है ना, ट्राई करो। मतलब एसेट में क्या होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे एसी, या क्या बात करें, पक्का है, पक्का बहुत सारे चलता है, लेकिन पक्के के अंदर ना एक कैपेसिटर होता है, पता हो तो। कैपेसिटर खराब हो जाता है, फिर पक्का स्लो हो जाता है। घर पे क्या करते हैं, पक्का कैपेसिटर बदल देने हैं, पक्का बहुत तेज चलने लगता है ऐसे। तो कुल मिला के एसिड की लाइफ ज़्यादा थी, लेकिन उस कैपेसिटर की लाइफ कम थी। ठीक हो गया? तो अगर कोई आपका एसिड इस केस का कैपेसिटर की वैल्यू छोटी है तो कोई फर्क नहीं पैंदा, जो नवा कैपेसिटर ले आवांगे उन्होंने पीएनएल खर्चा बुक कर देंगे। अगर यही केस तुम ਵੱਡੇ एसिड ਤੇ ਲਾਓ, ਵੱਡੇ एसिड का कोई ऐसा पार्ट है जिसकी लाइफ तो 5 साल ही है, बाकी एसिड की लाइफ 50 साल है। तो जो 5 साल वाला एसेट है और बकाया 50 साल वाला एसेट है, उसको अलग अलग डेप्रिशिएट करो कहते हैं, अगर पॉसिबल है तो। AS10 बोलता है कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन लगाओ, मतलब पूरे एसेट के कल्ले कल्ले कंपोनेंट के ऊपर अगर आप उसकी लाइफ अलग अलग निकाल सकते हो और वैल्यू सब्सटेंशियल है, अड्डा डेप्शन लाओ। अड्डा डेप्शन का मतलब क्या हो गया कि ये देखो एक आधा क्वेश्चन, जैसे कि हमने एक बिल्डिंग एक्वायर करी है जिसकी वैल्यू कितनी है 75 लाख, ठीक है। तो बिल्डिंग में कंपोनेंट्स दे रखे हैं, कंपोनेंट की अलग अलग लाइफ दे रखी है, तो टोटल 75 लाख के उत्ते डेप लाने की लोड़ नहीं भी। 75 लाख का डिवाइड बाय 10 साल 20 साल 50 साल या 50 साल जो मैं कहता है ना, डिवाइड बाय 50 साल आई नहीं करना। अगर पॉसिबल है कल्ले कल्ले कंपोनेंट की लाइफ अड्ड देखना तो अड्डा डेप लाओ। लैंड की क्योंकि लाइफ इन्फिनिट है तो लाने की लोड़ नहीं, नील। रूफ है, टोटल बिल्डिंग की फ्री होल्ड की लाइफ कितनी है 50 साल, लेकिन रूफ की लाइफ कितनी है 25 साल। 25 साल तो बाद सीलिंग चेंज करवानी पड़ू, तो आप क्या करो 15 लाख का खर्चा 25 साल में राइट ऑफ करो ना, तो 15 लाख बटा 25 लाख, तो पर एनम डेप कितनी बन गई आपकी 60 लाख। सिमिलरली 7,50,000 बटा 20 साल लिफ्ट का, लिफ्ट 20 साल तो बाद चेंज करानी पड़ू, तो 20 साल जी खर्चा बुक करो पूरी लिफ्ट का, तो उसको बोलते हैं कंपोनेंट बेस डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ गई? कंपोनेंट बेस में क्या करना होता है, एसिड के जो टुकड़े हो इंटरनल
टुकड़ों की लाइफ अलग निकालो, टुकड़ों की कॉस्ट अलग निकालो, ऐसे करके निबेड़ दो। एक और गल दसा, ये है नहीं कदे क्वेश्चन लेकिन है आए, व्हाट इफ क्वेश्चन आए कभी टोटल बिल्डिंग कितनी है 75 लाख दी, हेलो बिल्डिंग 75 लाख की है, बिल्डिंग के ऊपर क्या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट लग सकती है कोई, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी 2 लाख की, ओ लीगल वैल्यूएशन चार्जेस पे करती है, लीगल और वैल्यूएशन चार्जेस करवाने पड़ते हैं अगर, है ना, लोन लेना हो तो या कोई भी टाइटल इंश्योरेंस करवा लिया, तो कुल मिला करके 8 लाख का खर्चा और हो गया, टोटल 10 लाख का खर्चा हो गया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। ਹੁਣ ਸਰ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਆ ਖਰਚੇ ਐਸੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੋੜੀਏ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬੇਸਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰੋਗੇ। हाँ 10 लाख ਤੇ ਵੀ ਡੈਪ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ रेशो 'ਚ ही ਵੰਡੋਗੇ, रेशो ऑफ द एसेट की रेशो में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चों को बांट दोगे, बन गए आ खर्चे वध के आ गए सारे, वो ਵਧੇ हुए खर्चे ਨੂੰ ਡੈਪਸ਼ਨ ਲਾਣੀ है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे जाकर के क्या होएगा कि ना एक पार्ट रिप्लेस हो जाएगा, जो तो अपन ये पता लगे भी कंपोनेंट बेस्ड डिप्रेशन लानी है, 20 साल बाद आपका क्या सीलिंग खराब हो जो 20 साल बाद सीलिंग रिप्लेस करनी पाओ, जो तो 20 साल बाद सीलिंग रिप्लेस करनी है, 20th ईयर एंड पे अकाउंटिंग कैसे होगी, 20th ईयर एंड पे आप क्या करोगे, सीलिंग की जो बुक वैल्यू आ रही होगी सिर्फ सीलिंग की, पूरी बिल्डिंग 75 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ, पूरी बिल्डिंग की बुक वैल्यू नहीं कह रहा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सीलिंग की बुक वैल्यू ईयर 20 एंड पे कितनी होएगी वो निकालो, हटाओ, नवी सीलिंग आ गई ਉਹਨੂੰ ऐड बैक करो, सिंपल, तो चल पड़ो आगे। लेकिन सिंपल तब है जब आपको ईयर 20 एंड पे उसकी वैल्यू गिवन हो, वो गिवन नहीं होगी बुक वैल्यू, वो ढूंढनी पड़ेगी, अगर उसकी सैलवेज आप रखी भी होवे या स्टार्टिंग च आप सोचा भी 20 साल लेकिन 18 साल देने ते ਆਪਾਂ ਨੂੰ, अगर आप सोचा लाइफ 20 साल लेकिन 18 साल देने ते अपन रिप्लेस करनी पैगी, तो बुक वैल्यू पई है कुछ ना कुछ, ठीक हो गया। 12वां क्वेश्चन करके देखते हैं। तो 12वें क्वेश्चन में क्या सीन चल रहा है, कहता भारत इंफ्रास्ट्रक्चर एक्वायर्ड हैवी मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 1000 लाख, हजार लाख की अपन ने क्या खरीदी है, हैवी मशीनरी खरीदी है, हैवी मशीन, द ब्रेकडाउन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज नॉट प्रोवाइडेड, the estimated useful life of the machine is 10 years, at the end of 6 years the turbine which is a major component need a replacement, टोटल लाइफ हमने कितनी लगी थी 10 साल, छठे साल के एंड पे हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट रिप्लेस कर रहे हैं, अगर कंपोनेंट रिप्लेस कर रहे हो तो क्या करना होता है, हमने पहले जेड़ा वो कंपोनेंट है ਉਹਦੀ बुक वैल्यू हटाओ, जेड़ा नवा लियावांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जोड़ दो, सिंपल। लेकिन हटाने के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए, कंपोनेंट की बुक वैल्यू, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਸੈਟ ਦੇ ਲੈਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, कहता ब्रेकडाउन ऑफ द कंपोनेंट नॉट अवेलेबल, ठीक हो गया। एज अ द रिमाइंडर ऑफ द मशीन इज इन गुड कंडीशन एंड इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर द रिमेनिंग 4 ईयर, टरबाइन तो खराब हो गया तो चेंज करो, टरबाइन के अलावा जो बाकी मशीन है वो भी गुड है, वो 4 साल अगले चलेगी। द कॉस्ट ऑफ द न्यू टरबाइन इज 450 लाख, एक मिनट, ये 450 लाख की वैल्यू कब दे रखी है, टोटल लाइफ कितनी है 10 साल, आपा कितने खड़े हैं ईयर 6 एंड थे, कहता कॉस्ट ऑफ द न्यू टरबाइन है 450 लाख, कब की वैल्यू है 450 लाख, ईयर 6 एंड दी, करना की आप पुराना कंपोनेंट हटाना है, नवा कंपोनेंट जोड़ना है, पुराने की बुक वैल्यू लभनी है, पुराने की बुक वैल्यू किवें लभी है, इनू लै जाएंगे आप पिछे, कितने लै जाएंगे ईयर 0, आप ये लभांगे भी अज तो 6 साल पहला जो मैं पूरी मशीन लिती होगी उदो टरबाइन किन्ने ते लिती होगी, पिछे लै जाओ, पिछे लैके जाना मतलब छोटी वैल्यू होगी, इधर वैल्यू किन्नी 450, किन्ने साल पिछे लैके जाना है 6 साल पिछे लैके जाना है आप,
6 साल का फैक्टर कितना दे रखे आपको, 0.63018 मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 283.588 है। चलो ठीक हो गया। अब टोटल अपा मशीन कितने की लेके आए थे, 1000 की, जिसमें से टरबाइन कितने की थी, ईयर 0 पे इतने की, तो बाकी की मशीन कितने की होगी, रेस्ट एट ईयर 0 716.42 लाख, तो बाकी मशीन इतने की होगी। ठीक हो गया। अब ये इतने की होगी लेकिन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, आप कैसे चलाओगे, आप ये चलावांगे भी 1000 लाख खाली टोटल मशीन है, मशीन अकाउंट ईयर 0 1000 लाख, आप 10 साल सोच के चलाई गए, सैलवेज अपने को सही नहीं, तो आप हर साल 100 लाख कटाई गए, ईयर 1 डेप, सेम ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4, 6 साल से डेप कट गई, 600 कट गया, 400 रह गया, ईयर 6 एंड WDV ऑफ कंप्लीट एसेट, ईयर 6 एंड WDV ऑफ कंप्लीट एसेट 400 लाख रह गया अपना। अपा करना की है माइनस बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड टरबाइन, ओल्ड टरबाइन की बुक वैल्यू ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड टरबाइन की ईयर 0 वाली वैल्यू आ गई, ये जो डेप घटा दो, ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡੈਪ ਘਟਾਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 0 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਫ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, 10 ਸਾਲ, ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਦੇਣੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਡੈਪ ਘਟ ਗਈ ਹੋਗੀ, 283.58 ਬਟਾ 10 ਗੁਣਾ 6, ਇੰਨੀ ਘਟ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਆ ਡੈਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਗੀ, बुक वैल्यू एट ईयर 6 एंड 100, इन्हें दा एसेट पे अपना ईयर 6 एंड ते, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟਰਬਾਈਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿਓ 113.43, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਟਰਬਾਈਨ ਨਿਊ ਟਰਬਾਈਨ ਉਹ ਜੋੜ ਦਿਓ, जोड़ता आ टोटल वैल्यू होगी, ठीक है। ईयर 6 एंड रिवाइज्ड बुक वैल्यू, हुन बैलेंस लाइफ कितनी है, 4 साल, डिवाइड बाय बैलेंस लाइफ 4 साल, आ क्या आ गया थोड़े को, एनुअल डेप आ गया और ईयर 7 टू ईयर 10 183.14। बहुत बार ये भी पूछ लेना होंगे भी दस दो फ्यूचर के डिप कि लगूगी, तो इन्नी लगूगी जी, 736.57 तो आ वैल्यू आ गई, इन्नी डिप। चलिए आगे एक बार बताऊँ, अगर क्वेश्चन 5 नंबर का हुआ और आपने इतना सारा भी कर दिया ना तो भी 3 नंबर मिलेंगे, थ्योरी। थ्योरी में लिखना क्या है, जेड़ा प्रैक्टिकल किया ना इस तरीका नहीं पा दो, नंबर मिल जाएंगे, इस तरीका नहीं पा दो। In case a component is being replaced, step number 1 is to de-recognize the book value of the old asset and to recognize the value of the new asset. Dot अगला पैरा, to de-recognize the old book value if it is not available as it is, we should find the value of the turbine, purchase value of the turbine at year 0 by discounting the new value. रिटन डाउन वैल्यू जो मिसिंग है तो ईयर 0 वाली वैल्यू लभो पहला, वो लभ के डेप्रिशिएट करो, आज की वैल्यू आ गई, बस सारी कहानी इंग्लिश लिख दो, नंबर मिल जाएंगे आपको। 12वां हो गया, अब आ जाओ आगे 13वां क्वेश्चन, 13वां और 14वां।
13वें क्वेश्चन में क्या चल रहा है, इन द बुक्स ऑफ द टॉप मेकर कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी इस 56,30,000 कितन दी 1 अप्रैल 2022 थी। देखो क्वेश्चन ने वैसे आपसे क्या मांगा, डेप्शन दी वैल्यू, बुक वैल्यू साल दे एंड ते, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट। ऐसे को आदत नहीं है लेजर बनाने की, लेकिन बिना लेजर के ना हम कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वैसे ही लेजर बना लेना। अगर कोई बाला ट्रांजैक्शन का डाटा देते एक ही साल च बाला कुछ देते ना भी एसेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, लेजर बना के अपन ਨੂੰ क्लोजिंग वैल्यू से ही पता लग जाओ, क्योंकि इस मंगी की है क्लोजिंग वैल्यू मंगी है साल ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ एसेट ਦੀ वैल्यू कितनी, जैसे जैसे एसेट ਦੇ ਵਿੱਚ 1 या 2 प्लस माइनस ही हो फिर तो प्लस माइनस खेल लो, मल्टीपल एसेट ਦੇ लेजर से कुछ हो जाए तो लेजर बना लियो, गलती नहीं होगी। एसेट ਦੀ स्टार्टिंग ਦੀ बुक वैल्यू कितनी देती है अपन ਨੂੰ 56 थी। कहना ऑन स्क्रूटनी इट वाज फाउंड दैट परचेज ऑफ द मशीनरी वर्थ 12,12,000 21,12,000 वाज इंक्लूडेड इन द परचेज ऑन 1 जून 2022 की कह रहे हैं एसेट खरीदे से, लेकिन उन्होंने परचेज मान लिया यदि एंट्री मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो मशीन अकाउंट डेबिट कर देंगे 21/12 टू परचेज। ऑन 30 जून द कंपनी डिस्पोज्ड ऑफ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू 960 एज ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर 825 इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ द न्यू मशीन कॉस्टिंग 15 पैंठ। 30 जून को हमने क्या कर लिया, डिस्पोज ऑफ कर दी, जेडी मशीन की बुक वैल्यू कितनी सी 960, कितनी सी 960 1 दिसंबर 2022। अच्छा 30 जून को अगर मशीन चकाई है, पहला काम क्या होएगा, जब मशीन चकाएंगे पहला काम करंट ईयर की डेप, कितने टाइम की डेप लगाओगे 30 जून तक 3 महीनों की लावांगे आप, 10 का रेट है तो 960 के उत्ते 10% इंटू 3/12 24,000, 24,000 की डेप लगोगी। एसेट की बुक वैल्यू कितनी रहेगी, अब 936 आपकी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट है। अगर एसेट एक्सचेंज कर रहे हैं तो इतने की करांगे आप एसेट 936। अच्छा जी डेप की एंट्री होता आप पाती 24,000 अड्ड दो डेप टू एसेट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एसेट चकाता इन पार्ट एक्सचेंज फॉर द न्यू मशीन कॉस्टिंग 15 पैंठ। एक मिनट, द कंपनी डिस्पोज ऑफ द मशीन जी बुक वैल्यू इन्नी सी फॉर 825, तो 825 की हो गया अपने को सेल वैल्यू कह लो या फेयर वैल्यू कह लो, तो गेन लॉस ही निकले होगा अपन 936 वाली चीज़ 825 चकाई तो लॉस हो गया, लॉस डेबिट कितना हो गया 936, क्योंकि 960 1 अप्रैल दी है, करंट ईयर की 3 महीने डेप लगी 24,000 की, घटा के इन्ने की रहेगी 936 825 11, तो लॉस हो गया 11। और न्यू मशीन कितने की है 15 पैंठ की, तो बाकी का कैश बैंक होएगा सर, शॉर्ट हो गया सिंपल। तो नवे एसेट के आप जोड़ना कितना है 15 पैंठ, तो पुराने एसेट चो घटाना कितना 936, तो 936 घटा दिया 15 पैंठ जोड़ दिया। उसके बाद क्या रहेगा, साल के एंड पे डेप लगानी है। डेप लगाने के लिए आप क्या करोगे, स्टार्टिंग जो 56 थी जो 960 घटा दे रहे तो डेप लाती, जोड़ा 21/12 खरीदे हो रहे तो डेप लाती, जोड़ा 15 पैंठ खरीदे हो रहे तो डेप लाती, चौका वाला क्वेश्चन। चलिए आगे 14वां क्वेश्चन, 14वां आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद रह जाएगा थ्योरेटिकल। 14वें क्वेश्चन से पहले ना एक वो कंसेप्ट तुसी ना पढ़ते नहीं, मिला था कंसेप्ट नोट्स पढ़ लिया करो, बहुत गल्ला लिखी है, मत्था मार मार के कंपाइल करके प्रिंट काट के देते हैं। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, है मेरे कि ये जो आपको मॉडल होता है ना कि या तो एसेट को कॉस्ट से खड़ा कर लो या रिवैल्यूएशन मॉडल चला लो, अगर ये चेंज करते हैं तो चेंज इन एस्टिमेट है चेंज इन पॉलिसी है, ये पॉलिसी है, किधर लिखा हुआ है ये, हाँ सी कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल अगर आपस में चेंज करते हैं तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाता है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या चीज़,
कॉस्ट मॉडल तो रीवैल्यूएशन मॉडल से शिफ्ट करना। और अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आ गया एएस नंबर 1 के साथ अपन देखेंगे कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, एएस 1 से पढ़ाएंगे अपन ये चीज़। तो ठीक है जी। अब कॉस्ट रिवैल्यूएशन मॉडल में करना क्या होता है, कॉस्ट मॉडल का कुछ नहीं करना, सिर्फ परसेप्शन लगाई चलो, एसेट इज कैरिड एट बुक वैल्यू लेस परसेंटेज चार्ज, मतलब डेप्थ चार्ज। और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल लगा रहे हो तो क्या करोगे, पहली गल तो एक फिक्स्ड इंटरवल सेट करो, कदा इंटरवल रिवैल्यूएशन कदों करनी है, इट कैन भी हर साल देने थे, इट कैन भी हर 2 साल देने थे, फिक्स्ड इंटरवल सेट करो कि किन्ने टाइम बाद रिवैल्यूएशन करनी है। उस इंटरवल ते आप करना की है, एसेट की फेयर वैल्यू जाके बाजार से चेक करो, फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू आपस में कंपेयर करो। अगर फेयर वैल्यू बढ़ जाए, फेयर वैल्यू ज़्यादा हो बुक वैल्यू से, तो एंट्री क्या पास करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ पे जाएगा, रिजर्व सरप्लस के हेड के नीचे, ठीक हो गया। और अगर फेयर वैल्यू कम हो जाए तो आप क्या करोगे, पीएनएल में खर्चा बुक करोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट। नेक्स्ट, पहले साल एंट्री पाती, अब दूसरे साल क्या होगा, जो तो आप पहले साल एंट्री पाती, दूसरे साल से स्टार्टिंग से बुक वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, दूसरे साल की डेप है वो नवी वैल्यू तो लगेगी। ध्यान ना सुनियो, एसेट स्टार्टिंग से कितना सी 10 लाख, आपा की करता एसेट ਨੂੰ ਵਧਾਤਾ 12 लाख ते ले गए, ईयर 2 की डेप 12 लाख ते लगेगी, 12 लाख का 10% 120 आ गया, ਜਿਹੜਾ 120 ਦੀ एंट्री की पावांगे, आ ਜਿਹੜਾ 2 लाख का डिफरेंस है कितने गया हुआ अपना, रीवैल्यू सरप्लस गया हुआ है, जी अगले साल 120 की डेप है वो एंट्री की पावांगे, डेप अकाउंट डेबिट टू एसेट, जो डेप डेबिट किया कितने लेके जावांगे, सारे एक भी पीएनएल है जी। बोलो, एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ पूरी 120 ਦੀ वैल्यू पीएनएल ਚ ਲੈ ਜਾਓ, दूसरी ऑप्शन भी सर अगर मैं ये रीवैल्यू ना करता तो मेरी डेप की नहीं आती 1 लाख, हूँ की नहीं आई है 120, 20,000 इज नोन एज एक्सेस डेप, और रीवैल्यूएशन डेबिट कर सकते सी, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन साइलेंट तो आप की करना है, आप पीएनएल चार्ज करना है, पूरा 120 चक के पीएनएल ले जाओ। AS 28 में जाकर के एक क्वेश्चन च लिखा हुआ है भी इन्होंने की कर दिया, कंपनी हैज़ फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कौन सी, चार्जिंग द एक्सेस डेप टू द रीवैल्यूएशन, उस केस का रीवैल्यूएशन सरप्लस घटी जाऊगा, पर अदरवाइज आप 120 पूरी चक के पीएनएल पा देंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस अपना 2 लाख ही खड़ा रहूगा। शॉर्ट हो गया। रीवैल्यू सरप्लस ਦੇ ਵਿੱਚ कितनी फिगर खड़ी है, ये अपन ਨੂੰ रेलेवेंट है, क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि जिद्दे एसेट बेचांगे इंदर की करिए फोन चलाई जन्ने, वो तो हाँ ही है, फोन तो चला ही रहे हैं तो कन्फर्म है कि क्यों, मतलब की है जहाँ एमरजेंसी, वो भी तेरे नाल हो जाता गुरकीरत भी छड़ छड़ा के सारा कुछ, इंटर के जवाब को छोटी गल है यार, बहुत ग्रुप देने सारे ने। की बोले असी अंशित बताना क्या बताया मैंने अभी अभी, क्या बताया अभी, एएस दी खादी खड़ी चल कहानी की है, पूरी डेप कितनी, हाँ ठीक है। अगर आप 120 पूरी उत्थे लै गए पीएनएल च, तो रीवैल्यू सरप्लस किन्ने दी खड़ा अपना 2 लाख दी, वो 2 लाख दी चली जाऊगा। एक्चुअल ਦੇ रीवैल्यू सरप्लस किन्नी वैल्यू चली जाती है, अपन रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि जो एसेट आप बेचांगे डी रिकॉग्नाइज करांगे एट दैट टाइम एसेट खत्म, रीवैल्यू सरप्लस खत्म करो। रीवैल्यू सरप्लस खत्म किवें हुंदा है, रीवैल्यू सरप्लस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व की एंट्री पाके जनरल रिजर्व शिफ्ट कर दो, तो उदों पता तो होवे ना किन्नी वैल्यू शिफ्ट करनी है, तो अगर आप पूरी डेप पीएनएल चार्ज करी जन्ने हैं तो पूरा 2 लाख शिफ्ट करना है। एक होर ऑप्शन हो सकती सी भी आप 20,000 रुपया रीवैल्यू सरप्लस चो घटाई जन्ने हैं, अगर घटाई जन्ने तो रीवैल्यू सरप्लस की वैल्यू घटी जाती है, तो छोटी वैल्यू आप ट्रांसफर करते जनरल रिजर्व च। ਇਹਦਾ रेलेवेंस AS नंबर 28 च आऊगा, AS नंबर 28 का इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट मतलब
एसेट की वैल्यू सबसटेंशियल फॉल होगी, एक तो रिवैल्यूएशन करनी होंगी है, एक सबसटेंशियल अगर कुछ फॉल हो जाना तो इंपेयरमेंट बोलते हैं अपन। चलो जी, इतने मैं थोड़ा की लिख के दिता है, फ्यूचर डेप्थ आफ्टर रिवैल्यूएशन शैल बी कंप्यूटेड ऑन द रिवाइज्ड फेयर वैल्यू एंड शैल बी कंप्लीटली चार्ज टू द P&L। कंप्लीट का कंप्लीट P&L चार्ज कर दो। एक्सेस डेप्थ ਨੂੰ ਰੀਵੈल्यूएशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, क्वेश्चन डेडिकेटेड कह दोगे वैसे पा रखी है फिर आप सुन लांगे ठीक है पाती, लेकिन आप नहीं पाएंगे। when the asset is sold revalue surplus is transferred to the journal, क्योंकि आप तो पूरी P&L च पा रखी है तो रीवैल्यू सरप्लस जिन्ना खड़ा किया सी उन्ना ही पिया होगा, उन्नी अमाउंट चक के जनरल रिजर्व ले जाओ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ नहीं की, ਉਹਦੀ ਗੱਲ मैं दसदा फिर तो। अच्छा पहले साल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ पता लग गया अगर फेयर वैल्यू ज़्यादा रीवैल्यू सरप्लस क्रेडिट, फेयर वैल्यू घट है तो P&L क्रेडिट, गेन हो गया तो रीवैल्यू सरप्लस, लॉस हो गया तो P&L। ये तो अगर जो पहली बार रीवैल्यू किया, जो नैक्सट बार रीवैल्यू करोगे ना तो पहला की करना है, जो पहला बुक किया हुआ रिवर्स करो। मतलब पहला अगर गेन बुक किया हुआ रीवैल्यू सरप्लस क्रेडिट किया हुआ है, अगले साल जो लॉस आ गया तो जिन्ना रीवैल्यू सरप्लस पे है पहला वो सरप्लस डेबिट मारो, बकाया का लॉस P&L। उमें अगर पहला लॉस बुक किया P&L डेबिट किया, अगले साल गेन आ गया तो सीधा रीवैल्यू सरप्लस लेके जाना, पहला जिन्ना P&L डेबिट किया उन्ना P&L क्रेडिट करो, बाकी दी अमाउंट चक के रीवैल्यू सरप्लस क्रेडिट करो। तो ये गल सी, पहला जो किया हुआ है रिवर्स द अर्लीयर दैन बुक द फ्रैश गेन और लॉस। आ सारी कहानी की एक एग्जाम्पल भी बना के दे रखी है थोड़ा, ठीक है जी। पर ये वाली एग्जाम्पल ना थोड़े नोट्स नहीं है, ये मैं करता थोड़ा उस पा देना है ड्राइव में, जो AS10 की फाइल होगी ना पहला पेज डाल देता हूँ वहाँ पे। एग्जाम्पल देखनी हो तो देख लेना, बाकी इससे रिलेटेड बुक में क्वेश्चन है, करोगे तो पता लग जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 14वां। अब 14वें में क्या सीन है, अक्षर लिमिटेड है, कहते हैं अक्षर लिमिटेड इंस्टॉल्ड अ न्यू प्लांट। जो प्लांट एक क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, अगर क्वालिफाइंग नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि बोरिंग कॉस्ट को एसेट की वैल्यू में नहीं जोड़ना। कॉस्ट ऑफ द प्लांट कितना 30 लाख, इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट दे रखी है, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट दे रखी है, कंसल्टेंसी फीस दे रखी है, इंटरेस्ट पेड टू द सप्लायर अगेंस्ट द डेफर्ड क्रेडिट। बोलो क्या ये एसेट की वैल्यू में ऐड करेंगे? इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू द सप्लायर अगेंस्ट द डेफर्ड क्रेडिट, सप्लायर को पेमेंट डिले कर दी, इंटरेस्ट का खर्चा, एसेट क्वालिफाइंग नहीं है तो ऐसे वाली अमाउंट आप एसेट की वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे। अगर एसेट क्वालिफाइंग होती फिर कर देते, क्वालिफाइंग होंगी ना फिर आप लोन भी लिता होंगे किसी ना किसी तरीके नाल, या मतलब वो सप्लायर तो ही लोन ले ले एक तरीके का, एक गल ही होगी लोन ही होगा सप्लायर वाला, फिर आप कर देंगे। एस्टीमेट ऑफ द डिसमेंटलिंग एंड द रिकंस्टोरेशन कॉस्ट 50,000 है, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 30,000, तो कितने ऐड करेंगे 50,000 के 30,000, 30,000 ऐड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि प्रोविजन कड़ी करेंगे प्रेजेंट वैल्यू तो कड़ी करते, तो 30,000 एसेट के जोड़ दो। ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, ऑपरेटिंग लॉसेस एसेट के जोड़ने हैं, तो एक तो 5वां नहीं जोड़ना, एक 7वां नहीं जोड़ना, बाकी सारे खर्चे जोड़ने, किन्ने जोड़ने आप 30 लाख तो रखो, मड़ा जा आ कितना हो गया 1 2 3 3.5 380, 380 अपनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट आ गई, ये अपना परचेज प्राइस आ गया। एक्चुअली विच एसेट विच कितनी वैल्यू खड़ी करते हैं, एक परचेज प्राइस, दूसरा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। परचेज प्राइस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ट्रेड डिस्काउंट ਤੇ GST, ट्रेड डिस्काउंट ਤੇ टैक्सेस, बाकी सारे ਜਿਹੜੀ वैल्यू आप ਜਿਹੜੇ खर्चे आप एसेट ਦੀ वैल्यू जोड़ते हो सारे ਨੂੰ बोलते डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। परचेज प्राइस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ परचेज प्राइस, एक ट्रेड डिस्काउंट ਤੇ ਇੱਕ टैक्सेस, तीन चीज़ां। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ एसेट ਦੀ वैल्यू जोड़ते हैं ਉਹਨੂੰ बोलते डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो 3,80,000 अपनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है कि परचेज प्राइस आ गया अपना 30 लाख। आगे चलो, कह रहा था कंपनी आइडेंटिफाइड मोटर इंस्टॉल्ड इन द प्लांट एज अ सेपरेट कंपोनेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 5 लाख परचेज प्राइस एंड अदर कॉस्ट वर एलोकेटेड देम प्रोपोर्शनली। मैं तुम दस ना अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट लग रही है, मल्टीपल एसेट है, कंपोनेंट्स है, तो इनू आप स्प्लिट मार देंगे इन द रेशो ऑफ परचेज प्राइस। परचेज प्राइस किमें हो गया, कॉस्ट ऑफ द प्लांट का टोटल है, एक 25 लाख हो गया, एक 5 लाख हो गया, 25 लाख और 5 लाख, 5 लाख का एक सेपरेट कंपोनेंट हो गया, बाकी का सारा 25 लाख का हो गया।
ਤਾਂ 25/5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 380 ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਜਿਹਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। 1/5 में स्प्लिट मारियो, 6 से करियो 380 है। दिन 16 600 स्टार्ट। तो ऐसे करके अलग अलग जोड़ दिया हमने। उसके बाद द कंपनी एस्टिमेट द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट एंड दोज ऑफ द मोटर है 10 साल एंड 6 साल। इसकी तो लाइफ कितनी है 6 साल और इसकी लाइफ कितनी है 10 साल। तो पर एनम की डेप निकल आई हमारी। ऐसा मेथड लगाना है। एट द एंड ऑफ ईयर 4 द कंपनी रिप्लेसेस इस मोटर। चौथे साल के एंड पे मोटर रिप्लेस करनी है, तो पहला काम क्या करेंगे, चौथे साल के एंड ते आओ। चौथे साल के एंड ते आओ। चौथे साल के एंड ते आने ਲਈ स्टार्ट की वैल्यू पता लग गई, डेप पता लग गई कितनी लानी है, घटाओ डेप 4 सालों की। 4 सालों की अड्ड घटावे इकट्ठी घटा देंगे, ईयर 1 to 4 इकट्ठी घटा दो। SLM है ना, WD भी होंगे अड्ड घटाते। तो पहला तो मैं देखा भी 3380 आ गया। 3380 ਨੂੰ 3380 करने की बजाय ना 30 ਤੇ 380। चलो आ वैल्यू आ गई कुल मिला के अपनी डे 1 ਤੇ 563 ਤੇ 2816। 563 ਤੇ 2816 आ गई। उदों बाद 4 साल की डेप इकट्ठी घटाती। चौथे साल के एंड ते अच्छा जो 4 साल डेप घटान लगे, आप इतने डेप पर एनम किवें लाई, डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 10। 1 साल की डेप आ गई। 1 साल की डेप आ गई इंटू 4 साल। 4 साल की डेप घटाती, वो भी कांश उस सेंस नहीं बनती है। तो गंदे पाई जन्ने हो। चौथे साल के एंड ते बुक वैल्यू आ गई। चौथे साल के एंड ते बुक वैल्यू आ गई। टोटल प्लांट की वैल्यू पता है, हाँ मोटर आप बकाया प्लांट, टोटल प्लांट की बुक वैल्यू आ सी। अब क्वेश्चन बोल रहा है एट द एंड ऑफ ईयर 4 द कंपनी रिप्लेसेस इस मोटर इंस्टॉल्ड इन द प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ 6 लाख। मतलब 6 लाख क्या है, नई मशीन की वैल्यू। पुरानी मशीन की वैल्यू पता है आपको, पता है। हाँ गड्डी बैठी 187, 187 हटा दो 6 लाख जोड़ दो, टोटल एसेट अपने इन्ने का रह गया। क्वेश्चन कहता है चौथे साल के एंड मैं होर की किया एंड एस्टिमेटेड द यूजफुल लाइफ ऑफ द न्यू मोटर टू बी 5 ईयर। कोई नहीं, एक मिनट, टोटल लाइफ प्लांट की कितनी 10, 4 निकल गए, कितनी रहेगी 6। जी नवी मोटर वो कितनी है 5, जो बाकी प्लांट वो कितनी है 6। मोटर की 5 है, बाकी प्लांट की 6 है। ऑल्सो द कंपनी रीवैल्यूएट्स इंटायर क्लास ऑफ द फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 4 द रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ द प्लांट एज अ होल इज 25 लाख। पूरा प्लांट टोटल कितने का 25 लाख का। इतों अपने को निकला आ बुक वैल्यू आ सी, टोटल रीवैल्यू सरप्लस आ गया। डाउट ये है जेड़ा रीवैल्यू सरप्लस है, ठीक है ना, मतलब एसेट की वैल्यू वधी है। कि एसेट की वैल्यू वधी है, नवी मोटर की कि पुराने प्लांट की कि दोनों की। नवा प्लांट तो ऑटोमेटिक फेयर वैल्यू पे है, सिर्फ पुराने की वधी है, क्योंकि अगर डेप लानी होगी अड लानी है तो सैपरेट पता हो। तब मैं कह रहा भी जी मोटर है वो लाइफ कितनी है 5 साल, बकाया प्लांट की कितनी है 6 साल, टोटल वैल्यू 25 है। नवी मोटर 6 लाख से खरीदी है, बकाया सारा 19 का पुराना प्लांट है, तो रीवैल्यूएशन सारा पुराने प्लांट का है। अब अगले 4 साल की डेप घटाओ, क्योंकि क्वेश्चन किस कब जाके बात कर रहा है एट द एंड ऑफ ईयर 8, अगले 4 साल डेप घटाओ। अगले 4 साल डेप घटाने ਲਈ ਇਹਦੀ डिवाइड बाय 5 साल, 6 लाख डिवाइड बाय 5 साल इंटू 4 साल, 4 साल डेप आ गई। इधर 19/6 इंटू 4 आ डेप आ गई। घटा के बुक वैल्यू एट द ईयर 8 एंड आ गई, टोटल प्लांट की आ गई। ईयर 8 एंड ते करदा की है, डिसाइड टू रिटायर द प्लांट फ्रॉम एक्टिव यूज। अगर एसेट को आप रिटायर करता एक्टिव यूज तो डेप्रिसिएशन थोड़ी बंद हो जानी चाहिए है। AS10 बोलता है कि अगर आप एसेट हटा दोगे ना यूज़ करना, तो डेप्शन भी बंद करो, तो डेप्शन बंद करेंगे। एंड ऑल्सो डिस्पोज द प्लांट एज अ होल फॉर 6 लाख। चलो ये बात को रेलेवेंट ही नहीं रही, बेच ही देता 6 लाख च। देयर इज नो चेंज इन द डिसमेंटलिंग एंड द रिस्टोरेशन लायबिलिटी ड्यूरिंग द पीरियड। अगर चेंज हो जाता तो इसका भी क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं, बस चेंज इन एस्टिमेट हो गया 6 लाख की आप बेचती, बस ठीक है। फिर बुक वैल्यू आ गई अड अड,
इनू इकट्ठा कर दो, आप पता है लॉस ऑन सेल आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। और जब एसेट बेचेंगे रीवैल्यू सरप्लस जाके जनरल रिजर्व ले जाएंगे, क्योंकि जी फ्यूचर की डेप तो सारी आप P&L चार की होगी, तो रीवैल्यू सरप्लस अपना 210 ही खड़ा होगा, तो पूरी 210 की वैल्यू जाके जनरल रिजर्व ले गए, क्वेश्चन खत्म हो गया। पीपी निपट गया। पीपी में मेन कहानी इतनी है, बाकी थ्योरेटिकल बातें पढ़ोगे तो पता लग जाएगी। अब हमारी बारी किसकी है? AS नंबर 22 की। पता है क्या है, घर पे आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना,